जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पर रोक लगाई थी, तो क्या ये जम्मू के लोगों के साथ अन्याय नहीं था? ये मैं ईमानदारी के साथ इस सवाल पे आपका मैं आपके साथ ईमानदारी। जो नेता हैं वो चाइना की सपोर्ट की बात करते हैं और यहीं पे आपके एक और नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने तो और कुछ देशों से भी मदद की मांग की है 370 को। क्या अपने देश पे आपको विश्वास नहीं है? मीडिया वाले तो बड़े माहिर होते हैं, वो इधर का माल उधर ले जाते हैं, उधर का उधर ले जाते हैं। ध्यान अभी भी वीडियो आप देख सकते हैं, असेंबली में होता तो नहीं करने देते हम। क्यों करने देते हम? हमें एक स्पेशल आप पूछो अनुराग ठाकर को, क्या तू 370 तोड़ने देता है वो? क्यों उसके ऊपर वो बैठा हुआ है? बीजेपी के तो दुनिया भर के लोग बढ़ गए हैं टूट के। वो समझते हैं कि यही मेला है जो लूट लो, मेले में से जलेबियाँ लूट के ले जाओ, लेकिन जलेबी टेढ़ी होती है। इस बार नज़र आ जाएगा। जो नए लोग आए हैं ये ना जाने, इनके पास अगर मोदी ना हो तो हर हर मोदी हर हर गंगा इनके पास, यही एक वर्ड है जिस पर ये इलेक्शन भी आपकी काया पलट की थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं काया पलट करके दिखाऊंगा। वक्त दिखाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जलेबी आप खाने वाले हैं इस बार? जलेबी के साथ हम कुछ और भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे भी लोग, कांग्रेस वाले लड्डू खिलाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। 7 चरणों का मतदान हो चुका है और अब रियासी में 8वें चरण के तहत 19 तारीख को मतदान होगा। अब हमारे साथ पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक व एनसी के रियासी के उम्मीदवार जगजीवन लाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जगजीवन जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने कहा कि घबराए तो आप हैं क्योंकि आपने कांग्रेस का भी समर्थन लिया है और भी कुछ जो कैंडिडेट खड़े हो रहे थे उनका भी आपने उन्हें भी बिठा दिया और उनका भी समर्थन। आप घबराए हुए हैं इसलिए आप समर्थन ले रहे हैं? घबराहट किसी बात की नहीं है। लगभग लोगों ने मन बना लिया है, हम जीत जाएंगे लोगों के आशीर्वाद से। और समर्थन इसलिए लिया जाता है कि ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज जितनी भी हैं, जिस तरह एनडीए बना हुआ है, तो क्या वो समर्थन ही एक दूसरे का लेकर के इलेक्शन लड़े उन्होंने? इसी तरह हमारी भी अलायंस हुई है। बहुत सारी पार्टियां कश्मीर की और जम्मू की भाजपा के अगेंस्ट हम सब लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां जो हैं वो मैं तो समझूंगा कि वो इंसान विरोधी हैं और गरीब विरोधी हैं और प्रो बिजनेस क्लास हैं और प्रो रिचेस्ट क्लास के हैं। इसलिए लोग आज घबराए हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं और हम कोई नहीं घबराए हुए हैं। हम एक साधारण तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे लिए कोई ये नई इलेक्शन नहीं है। मैंने लोकसभा की इलेक्शन लड़ी है, मैंने एमएलएज की इलेक्शन लड़ी है, हारी हैं, जीती हैं, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि हम किसी वजह से घबराएं। हम कभी घबराए नहीं, क्योंकि लोगों के बीच रहने वाला इंसान जो तो होता है उसको लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। तो एक बात तो क्लियर होती है ना सर, अगर आप घबराए नहीं होते तो अकेले मैदान में उतरते, फिर आपको समर्थन क्यों लेना पड़ता? कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता हो कि वो नहीं जीत पाते इसलिए उन्होंने समर्थन दिया हो, तो फिर मिलकर इलेक्शन क्यों लड़ी? अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस था तो आप अकेले मैदान में उतरे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार हम कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं। यानी कि डर था थोड़ा सा कि कुछ थोड़े से वोटों, डर भी नहीं है। और लाइक माइंडेड पार्टीज, अगर हम एक विचारधारा के लोग आपस में बट जाएं तो उसका यकीनन फ़ायदा भाजपा को मिलता है। तो तमाम लाइक माइंडेड लोग, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज, हम इकट्ठे होकर के भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। भाजपा क्यों, चूँकि मरकज़ी उनके हाथ में मरकज़ सरकार है, मरकज़ी सरकार है, और यहाँ पर भी उनकी इनडायरेक्ट एक सरकार है जो अक्सर व बेशतर उनकी पुष्टपनाही करती रहती है। इसलिए कोई डर की बात नहीं है। ये लाइक माइंडेड पार्टियों का गठजोड़ है। तो आपने कहा कि जनता के बीच में आप रहे हैं इसलिए डर नहीं है। जनता के बीच में हमें आप नहीं दिखे। आप बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे थे यहाँ पे आप जनता के बीच में गए या फिर आप सड़कों पर उतरे, ज़मीनी सतह पर आपने लोगों के बीच में जाकर उन मुद्दों को, जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाया? हम जानते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनसे जनता परेशान थी या है, लेकिन आप नहीं दिखे, या ना फिर आपके जो पार्टी के ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, वो दिखे हमें? नहीं, ये तो गलत इल्ज़ाम है। हम जब भी मुसीबत की घड़ी आई तो हम लोगों के साथ रहे। मेरी एक पार्टी है यहाँ पर, मैं जिसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो जब भी कोई बर्निंग इश्यूज़ हमारी इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए आए तो हमारी पार्टियाँ सब मिलजुल करके हम लड़े। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे मुद्दे थे? जिस तरह टोल प्लाजा था, टोल प्लाजा के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी जिसके हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट राजकुमार शर्मा जी और दूसरे हमारे साथी तारक भट्ट जी सब मिलजुल करके उस वक्त एक लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब
हमारी भी सरकार थी, टोल प्लाजा सिर्फ लखनपुर में था और दूसरा काजीकुंड में होता था। ये तब सड़क भी खराब थी। सड़क आज भी वही है। सड़क में हाईवे मैं किलोमीटर सिर्फ 1-2-4 टनल बनने से सड़क अच्छी नहीं हुई। सड़क की हालत वही है जो पहले थी। और ये एक आपकी सरकार में रियासी से जम्मू 3-3.5-4 घंटे भी लगते थे, अब 1.5 घंटा लगता है। ये एक प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट की और अपग्रेडेशन की, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। आज इनकी सरकार है, कल अगर हमारी सरकार भी सब सेंटर में आ जाती है, प्रोसेस हैज़ टू बी कंटिन्यूड। प्रोसेस चलती रहेगी। ये कोई इन्होंने नया काम नहीं कर दिखाया। और उल्टा ये है कि इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं वो इन्होंने बहुत ज़्यादती की है। टोल प्लाजे लगाए हैं और एक नहीं बल्कि दर्जनों लगाए हैं और लगाने वाले हैं शायद अखनूर की साइड से। तो लोग परेशान हैं। और एक तो वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें भी इनकी कटौती होती है, पैसा लिया जाता है, वो टैक्स भी लेते हैं। और वो भी उस वक्त जब लिया जा रहा था यही कहा जा रहा था कि सड़कों की इम्प्रूवमेंट होगी। आज एक नया और टैक्स खड़ा करके लोग परेशान हैं। ख़ास तौर पर हम थोड़ा सा एरिया यूज़ करते हैं, गाइडलाइंस भी हैं कि भाई 20 किलोमीटर एरियल यानी डिस्टेंस देख के हमें माफ़ी मिल सकती थी और कम हो सकता था। अगर लगाना भी था तो उससे बहुत बड़ा कम हो सकता था। लेकिन ये रिव्यू करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। एरोगेंट सरकार है, एरोगेंस है इनमें। ये समझते हैं कि जो फैसला हमने कर लिया ये जयराम श्री से आया है और ये चलता रहे। तो एरोगेंट सरकार है और इस एरोगेंट सरकार के आगे बोलने से आप भी डरते हैं? हम मुकाबला करते हैं, डरते कहाँ हैं हम? इनसे कहाँ डर रहे हैं हम? इनका मुकाबला करेंगे। हमें नहीं दिखे ना आप, इसलिए ये बार-बार मैंने कहा कि हम लड़ेंगे। पार्टी के जो नेता अभी हैं ये भी नहीं दिखे हैं। बिल्कुल, एक संघर्ष समिति यहाँ पर बनी थी और उस संघर्ष समिति के मेरे बंदे भी उसमें शामिल थे। इन्होंने ही छोड़ा, भाजपा वाले पीछे हट गए। हमारे लोग आज भी खड़े हैं और हमने आगे भी लड़ना। ये अब एक शुरुआत है। हम लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे और टोल प्लाजा से लोगों को निजात दिलाएंगे। तो ये भी लोग एक सवाल उठाते हैं कि पूर्व मंत्री आप रहे, 2 बार के विधायक, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि डीडीसी की इलेक्शन कोई और नेता आप खड़ा कर देते, अपनी पार्टी का उन्हें भी मौका देते बड़ा लीडर बनने की? देखिए, बात यह है कि देश में यानी हालात ये हैं कि भाजपा के खुद एक्स मिनिस्टर्स जो हैं, अब मैं उनका नाम क्या लेना चाहता हूँ, दर्जनों लड़ रहे हैं। एक नहीं लड़ रहा है, दर्जनों लड़ रहे हैं। एनसी के लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के लड़ रहे हैं। तो जगजीवन लाल अगर रियासी में लड़े तो उनको क्या तकलीफ? उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं क्या? ये ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना एक अधिकार है और मेरी पार्टी ने फैसला किया। जिस तरह अब्दुल गनी मलिक के लिए फैसला किया, तो मेरी पार्टी ने फैसला किया रियासी से आप लड़ेंगे, तो मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा यहाँ पर। आपने जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में बात की, आपके जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं वो नहीं दिखे आपके लिए प्रचार करते हुए, क्या डर था वो आएंगे नुकसान हो जाएगा? ऐसी बात कोई नहीं थी। वो आते तो फायदा होता। देवेंद्र राणा साहब जरूर आते मेरे लिए यहाँ, मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो कोविड के शिकार हो गए और अभी तक भी वो शायद नारायणा में भर्ती हैं, तो वो उस वजह से नहीं आ सके। बाकी हमारी पार्टी कोई यानी उसकी सोच बहुत ऊंची है। यानी अगर इनका भाजपा वालों का बस चले तो अगर आपकी सोच चाइना तक है, चाइना तक आपकी सोच नहीं। आप मेरी सुनिए ना, मैं सब बातें आपको बताता हूँ। अगर ये पंच की इलेक्शन भी लड़ेंगे ना तो उसमें भी बेचारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेंगे और मुझे खतरा था कि मोदी आ जाएंगे इसमें, लेकिन शुक्र है कि ये अनुराग ठाकर आए और वो ठाकर आए जिसका खुद बाप चीफ मिनिस्टर था और लड़का उसका इलेक्शन। फिर कुछ मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपका बाप जब चीफ मिनिस्टर था तो एमएलए के लिए क्यों लड़े, फिर आप बीसीसी के लिए क्यों इलेक्शन लड़ते हो वहाँ पर, और राजनाथ सिंह का लड़का क्यों एमएलए के लिए लड़ता है, और बहुत सारे और जिनका उदाहरण इस वक्त यानी शॉर्ट टाइम में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दर्जनों लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जीतना बड़ी बात होती है और लोगों का आशीर्वाद से होता है। अगर लोग चाहेंगे तो जिता देंगे, अगर लोगों को बुरा लगेगा तो हरा देंगे। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी अनुराग ठाकर साहब जो जहाँ कहते हैं कि हमने मुद्दे ख़त्म कर दिए, मुद्दे तो आप उनका वो जो उम्मीदवार हैं भाजपा के उन्होंने कहा कि मुद्दे सारे ख़त्म हैं कल, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि मुद्दे हैं नहीं। अब उनको होश ठिकाने आ गई, अब क्योंकि कल बोर्ड पढ़ने वाले, अब तो मानना पड़ा उसको। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या हम 10 स्क्वायर फुट भी बजरी नहीं ले सकते हैं, रेत नहीं ले सकते हैं? माइनिंग अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स में रखे हुए हैं लोग सारे। आप किसी अधिकारी से मिले इस बारे में? आपने कभी हमने इनके डिप्टी कमिश्नर से लेकर के जो इस वक्त के यहाँ के अधिकारी हैं, और
जो माइनिंग के बड़े अफसर हैं उन सब के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म आप ढा रहे हैं, इसको खोल दीजिए ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। ट्रैक्टर ट्रालियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं, टिप्पर्स वाले सारे परेशान हैं और जो लेबर उस पर काम करती थी वो सारे परेशान। ये गलत फैसला है, इसके लिए हमें लड़ना, इसीलिए तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकल मुद्दों में। लोकल मुद्दे, मेरे मुद्दे लोकल हैं, इनके मुद्दे बहुत हाई है। तो ये कहते हैं हमने 370 तोड़ दिया। अनुराग ठाकुर से मैं पूछना चाहता हूँ इससे मैं आपके माध्यम से कि 371 क्यों आपने अपने वहाँ अरुणाचल इसमें हिमाचल प्रदेश में लगा रखा है? उसके तहत क्या होता है, उनके हम ज़मीन नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर नौकरी बाहर का बंदा नहीं ले सकता। हमारी तोड़ करके आप स्टेट सब्जेक्ट भी ख़त्म कर दिया, ज़मीन जो मर्जी ले खरीदे और नौकरी भी बाहर का आदमी ले जाए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय और जुल्म हमारे साथ किया है। द मैटर स्टैंड्स सब्सिडी दिस, क्योंकि ये अभी कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि कोर्ट इस फैसले ये उन्होंने जो फैसले लिए इनको रद्द करेंगे और फिर से एक रियासत जो है एक रियासत होगी। यूनियन टेरिटरी हमारा हमने कभी ना मांगी, ना वो हमारा अधिकार। तो आपने कहा कि लोकल स्थानीय मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं वो चाइना की सपोर्ट की बात करते हैं और यहीं पे आपके एक और नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने तो और कुछ देशों से भी मदद की मांग की है 370 को। क्या अपने देश पे आपको विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है कि बाहर के? अगर हमें ये विश्वास नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? बहुत बेशतर पार्टियां कश्मीर की वहाँ गई। ऐसे देश से मदद की मांग आप कर रहे हैं ये गलत, हमारी सरहदों पे बेबुनियाद और गलत इल्जाम है कि हम चीन की मदद मांगे। चीन और पाकिस्तान हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन मुल्क हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान पे आप क्या कहेंगे? पर्टिकुलर जो उन्होंने बोला था उस पर क्या कहेंगे? उनका कोई ये बयान ही नहीं है, मैं इसको आज सर यानी सिरे से ही खारिज करता हूँ। ये उनका बयान ही नहीं है, ये तोड़ मोड़ कर मीडिया वालों ने पेश किया है। ये मीडिया वाले तो बड़े माहिर होते हैं, वो इधर का माल उधर ले जाते हैं, उधर का उधर ले जाते हैं, ध्यान अभी भी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में। मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे ना, भाजपा सरकार या आप तो बचेंगे इस मुद्दे से, लेकिन हम तो सवाल करेंगे ना। ये नहीं, आपको सवाल का सामना तो करना पड़ेगा। मैं जो वोट मांग रहा हूँ, मैं बुनियादी मुद्दों पर मांग रहा हूँ। क्या मुद्दे हमारे ये हैं कि माइनिंग हम लोगों के लिए खुलवा के रहेंगे, लोगों को उनका इस पर अधिकार दिलाएंगे, हम उनकी गली कूचे बनाएंगे, हम उनकी सड़कें बनवाएंगे, हम पीने का पानी देंगे, हम स्कूल और शफाखाना अच्छे ढंग से बनाएंगे, दवाइयाँ मुहैया करेंगे, ये बुनियादी राशन उनको मुहैया करेंगे। तो हमारी सोच है कि हम इस रियासत के अंदर और बिलखसूस सारे मुल्क के अंदर कि भाई हम सब मिलजुल कर दुश्मन मुल्कों का मुकाबला करें। ये मेरी अपनी सोच है। दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, कभी हमसे चाइना की मदद नहीं ली जाएगी। चाइना उसके साथ हमारा झगड़ा है, उसने हमारी ज़मीन हजम करके रखी हुई है, करके रखी हुई है। तो चाइना के साथ हमारा क्या है? कुछ नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला देशभक्त है, वो कई बार जा कर के जनेवा में हिंदुस्तान के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान की उसने आवाज़ उठाई है कि कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान को बेनकाब किया है। तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाने ये बेबुनियाद हैं और होशी पॉलिटिक्स है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बहुत दूरंदेश थे नेता, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जनेवा में जा कर के पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। तो वो पॉलिटिक्स होती है। इनकी पॉलिटिक्स जो नए लोग आए हैं, ये ना जाने इनके पास अगर मोदी ना हो तो हर मोदी हर गंगा, इनके पास यही एक वर्ड है जिस पर ये इलेक्शन लड़। और कोई मुद्दे मोदी अच्छा काम कर रहे हैं जो वो बार बार उन्हीं का नाम। देखो मेरी बात सुनिए, अगर अच्छा कर रहे होते तो ये आज इतने मुद्दे क्यों होते? आज महंगाई इतनी है कि अच्छा काम है। इस मोदी की मैंने तकरीर सुनी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की, या उस वक्त इसने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई दूर कर दूंगा। तो या हमें यही तवक्को थी उनसे कि 100 दिन में 100 रुपया किलो यानी प्याज और 50-60 रुपया किलो आलू मिलेंगे हमें। अभी 250 रुपया किलो टमाटर मिलेंगे। अभी ये रेट नहीं चल रहा। अभी रेट ये बढ़ते चढ़ते रहते हैं ना रेट उनका। तो जिस बंदे को अगर 2 महीने एक रेट लगा तो वो तो मर गया बेचारा, उसने कहाँ से खाया होगा आप अंदाज़ा करिए। दवाई खाए यानी सब्जी खाए, जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई सब्जी खाना ज़रूरी है, दालें खाना ज़रूरी है, मीट खाना ज़रूरी है, तो कौन सी चीज़ सस्ती है जहाँ जो ले सकते हैं हम? कोरोना में मरकजी सरकार जिम्मेदार है। इतनी बड़ी महंगाई लोगों के ऊपर डाली हुई है, लोग आज त्राही कर रहे हैं। कोरोना में भी आप लोगों के साथ नहीं दिखे? कोरोना के साथ प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपील की थी कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनसे मेरी मौतवाना अपील। खुद प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं गया, उसके बाहर के सारे दौरे रद्द हो गए, उसके खुद नहीं गया वो। उनकी बात आपने मानी? वो
हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की बात तो मानना पड़ती है, तो कौन नहीं मानता है। उसने कहा कोरोना में जान बचानी है ना अपने, उन्होंने 370 मैं दवाई नहीं दे सकता, 370 हटाई, मत मरो। 370 हटाई तो बात आपने नहीं मानी, उनकी उतना विरोध कर दिया। 370 हमें पूछ के अगर वो करते तो आप हाँ कर देते क्या? तो नहीं, हाँ करते या ना करते, पर डिस्कशन होनी चाहिए थी पहले। और डिस्कशन का दायरा पता क्या था? वो स्टेट असेंबली थी। उस असेंबली को भंग करके खुद गवर्नर के साथ एक यानी गवर्नर रूल के अंदर इन्होंने सारा कुछ ये किया। इसलिए तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया। आप करने देते थे? असेंबली में होता तो नहीं करने देते हम। क्यों करने देते हम? हमें एक स्पेशल, आप पूछो अनुराग ठाकर को, क्या तू 370 तोड़ने देता है वो? क्यों उसके ऊपर वो बैठा हुआ है? तोड़े उसको। 370 आपकी सरकार ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पर रोक लगाई थी, तो क्या ये जम्मू के लोगों के साथ अन्याय नहीं था? ये मैं ईमानदारी के साथ इस सवाल पे आपका मैं भी आपके साथ ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। 2026 इसलिए रखा था कि 2021 की सेंसस के ऊपर इलेक्शन लड़नी थी हम। इन्होंने 2011 की सेंसस के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, हमारी सीटें पहले से कम हुई हैं। आज अगर 2021 की सेंसस पर अगर इलेक्शन लड़ी जाए तो यकीनन हमारी सीटें 100 से ऊपर हो जाती है। 2026 क्यों रखा गया कि जो सत्ता है वो कश्मीर की ही रहे और आप उसका समर्थन करते रहे? नहीं, सत्ता जम्मू की भी हो सकती है। इनको पूछो बीजेपी वालों को, जब इन्होंने कहा था, लोगों ने इनको 26 MLA दे दिए जिता करके। ये कहते थे कि हम डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ है वो दूर कर देंगे, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। मेरा सवाल ये था कि 2026 तक आपकी पार्टी ने क्यों किया था और आप तब आप ये तमाशा क्यों देखते रहे? वो इसलिए किया था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट ने पास किया था कि इलेक्शन ये जो डिलिमिटेशन होगी 2026 तारीख के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उसी के जरिए हमारी स्टेट असेंबली भी उसी के कानून को पास उसने किया। इसलिए हमने किया क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार जो है ना, डिलिमिटेशन 2026 के बाद कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो उसी के हिसाब से हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट होने के नाते हमने भी उसको माना। लेकिन अब इन्होंने सब कुछ तोड़ ताड़ के आ गए हैं। लेकिन मेरा कड़ा विरोध है कि ये 2021 की सेंसस के ऊपर होना चाहिए, उससे यानी 2011 की सेंसस पर जो है मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। तो जिस चुनाव में आप हिस्सा ले रहे हैं, ये चुनाव भी केंद्र की सरकार ने किया। यूनियन टेरिटरी होने के बाद 73वां और 74वां संशोधन जो है वो यहाँ पे लागू हुआ और विकेंद्रीकरण जो है, डिसेंट्रलाइजेशन, वो सही मायने में जम्मू कश्मीर में। आपकी सरकारों ने तो रोक के रखा कि MLA से कोई और नेता ना बन जाए, सिर्फ सारे अधिकार MLA के पास रहे, सभी उद्घाटन MLA करते रहे। वो तो मानेंगे ना, ये गलती आपसे हुई है? आप करो ना बात, तो मेरे से सुनो ना। देखिए, ये जो इन्होंने आज तक 73वीं अमेंडमेंट लाई है, जम्मू कश्मीर का अपना आइन था जिसको इन्होंने यानी तोड़ दिया। जो जम्मू कश्मीर आइन के मुताबिक हमने जो कुछ किया वो उसके हिसाब से था। अब चूंकि यूनियन टेरिटरी आई है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, उसमें 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट करना जरूरी है। वो इसलिए ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसलिए कर रहे हैं और आपको इलेक्शन लड़ने का मौका तो भी। ये मैं नहीं, इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छी बात है ना ये 73वां और 74वां संशोधन? अच्छी बात है या नहीं? नहीं, अच्छी बात कहाँ, ये अच्छी बात है? खामखा लोगों को परेशानी में डाल दिया। इतनी बड़ी महंगाई है और महंगाई बढ़ जाएगी लोगों को, इस इलेक्शन की वजह से और बढ़ेगी महंगाई रियासत के अंदर। यानी कि जो चुनाव होने हैं, जो नेता चुने जाएंगे, जो खर्चा हो रहा है कौन उसको उठाएगा? रियासत के ऊपर बोझ पड़ा है। ये नई इलेक्शनें खड़ी हो गई है। मैं जमहूरियत के अंदर जितनी मर्जी जिस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उसी के विरोध में आप खर्चे की बात कर रहे हो? नहीं, मैं अब चूंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन गया है तो मैं हिंदुस्तानी हूँ ना। जो हिंदुस्तान के आइन और कानून बनेंगे मैं उसका पालन तो करूँगा ही। अब ये कानून बन गया है कि ये 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट लागू है, तो उसके हिसाब से जो इलेक्शन आएंगे हम मानेंगे उसको। इसका फायदा नहीं देखते आप लोग? असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी मानेंगे हम। वो भी हमने पहले बाईकाट किया था, लेकिन अब आज देखो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या कि हम कहते हैं कि भाई 73वीं अमेंडमेंट आपने जो टिल हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट करेगी ये सब कुछ रद्द हो जाएगा, सारा रद्द हो जाएगा। अगर आप जीते तो आपकी भी DDC जो आप पर्सन होंगे, मेंबर होंगे, वो भी रद्द हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएंगे। जब आज देखो अपर हाउस जब टूट गया तो बीजेपी के कितने MLC बने हुए थे, गए सारे। केवल MLA और MP के पास ही लोग जा पाएंगे, विकेंद्रीकरण सत्ता का नहीं हो पाएगा? नहीं, वो जब जैसा आइन होगा, जैसा कानून आज़ाद देगा उसी के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं और उसी के ऊपर सारा इलेक्शन कमीशन चलता है। तो आज के इस वक्त में यूनियन टेरिटरी जो है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है वो लागू है रियासत में। तो उसके हिसाब से इलेक्शंस हो रहे हैं। वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम भी तो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें क्यों कहते हो कि ये देश विरोधी हैं? हमने साबित कर दिया कि हम सही मायनों में इस मुल्क के सच्चे सिपाही हैं। जो भी आदेश हमें मिलता है उस पर हम अमल करते हैं।
कल को ये गलत करेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे, लेकिन विरोध जमहूरी ढंग से करेंगे। हमने कहा आपने गलत किया, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द करने के लिए दरखास्त दे रखी। लेकिन चाइना का भी समर्थन आपके नेता ने, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना एक बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा भारत माता की जय कहता है, तो वो क्या चाइना मंगवाएगा यहाँ पर? यार बदनाम करते हैं लोग, ये बदनामी की एक चाल है। और कल जब इलेक्शन हो जाएंगे यही फारूक अब्दुल्ला उनको प्यारा लगने लगेगा, यही फारूक अब्दुल्ला उनको प्यारा लगने लगेगा। और फिर हो सकता है कि यही फारूक अब्दुल्ला हमें अच्छा भी साबित हो पूरे देश के लिए। और हमारी जो पार्टी जो है इसने हिंदुस्तान के साथ उस वक्त भी इलाहा किया था जब देश के टुकड़े हो रहे थे। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए भाजपा वालों को। मेरा मशवरा है उनको कि हमें मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है, मिलजुल कर इसको आगे ले जाना है। तो दे शुड बी हैप्पी कि आपने जो इस वक्त इलेक्शन रचाई उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या हम जो अपना सबूत दे सकते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो चलिए, अब एनसी को कहाँ देख रहे हैं? कितनी सीटें, 14 में से कितनी सीटें आप देखिए मेरे दोस्त, अगर पूरी रियासत की बात करें तो अक्सर बेशतर सारी सीटें हम ले रहे हैं। देख लेना, आप कह रहे हो कि रियासी बैठ के ये कह रहा है, पूरी कश्मीर में हमारी होंगी और रियासी में भी हम बनाएंगे। रियासी में भी हमारी कितनी सीटें आपने? हमारी, मैं इस वक्त क्या कह सकता हूँ, अभी तो दिस इज ऑल अंडर प्रोसेस। मैं इस वक्त क्या कह सकता हूँ? एक अनुमान जो मैं ये इतना बड़े नेता हैं आप, रियासी में जीत रहा हूँ, इतना कह सकता हूँ कि रियासी में जीत रहा हूँ। बाकी अनुमान ये करना है कि हमने चेयरमैन बनना है, यहाँ चेयरमैन की इलेक्शन में हमने उतने वोट हासिल करने हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हम हर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेंगे, अक्सरियत लेंगे, तभी चेयरमैन बनेगा कोई। यहाँ रियासी की 6 सीटों की बात करें तो जो पिछली बार के 2 बार के विधायक हैं वो भाजपा के ही हैं, तो एनसी नहीं दिखती। हालांकि वोट लेती है यहाँ से एनसी इस सीट से भी। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ज़्यादा सीटें आपको यहाँ से मिलने वाली नहीं। विधायक बनना और फिर उस पर अमल करना, विधायक बन के काम करना लोगों के, वो बड़ी बात होती है। हम विधायक बने हैं, आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैंने काम किए हैं लोगों, मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, मैंने लोगों की तमीर व तरक्की की है। तो ये जो 2 बार बने, एक ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी, 1600 ही वोट मिला था उसको, लोगों ने दे दिया था जवाब कि तूने कुछ नहीं किया, 1600 पे पहुँचा दिया था। और दूसरा जो है साहब, तो आज किसी का फोटो भी नहीं लगता है दीवारों पर, हम देखते हैं तो सिर्फ मोदी का ही फोटो चलता है, बाकी किसी आपस में यानी बड़े कहते हैं आपस में हैं भाई भाई, लेकिन फोटो में कोई भी नहीं नजर आता। फोटो में नहीं आते, लेकिन मंच में स्पीच करते हैं। जलसे में स्पीच क्या करते हैं? अभी तक तो कोई अपील किसी ने की। मैं मशकूर हूँ भाजपा वालों का, किसी ने अपील नहीं की कि जगन्नाथ क्या नाम है उसका, वो चमन लाल को जता दो। सबने कहा आपको नाम नहीं पता है या ये ड्रामेबाजी है? ये नहीं, वो एक बड़ा बढ़िया नाम है, वो कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है। कभी मेरा नाम जगजीवन लाल है तो कभी कोई मुझे कह दे तो मैं, ये चलता रहता है ये सिलसिला। यानी बड़े लोगों के नाम भी बड़े होते हैं। तमाम उन्होंने रैलियां की, झंडे डंडे यहाँ पे हमने देखा, बड़े मंत्री आए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ लोगों को करने में कामयाब हुए होंगे, ऐसा आपको लगता है? और एक अपना वोट बैंक भी रहता है पार्टी का, तो वो भी रियासी में देखने को मिलता है। 2 बार विधायक भी रहे, तो कांटे की टक्कर तो देखते हैं ना आप, टक्कर तो है ना? मैं उनके देख रहा था जहाँ कोई 10-20 कितने 15 आदमी चल रहे थे डोर टू डोर। तो कांटे की टक्कर क्या है? वो कांटा भी निकल गया हमसे, समझो कांटा निकल गया हमसे, वो कोई टक्कर नहीं है। यानी लोगों की गेम है ये, और लोगों में हमने काम किया है और काम रंग लाएगा। आप देखेंगे 22 तारीख को काम ही रंग लाएगा। काम आपके तो पुराने हो गए ना, अब जो नई जनरेशन है उनको तो नए के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नए के लिए तो मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, नए के लिए तो मैं डीडीसी का मेंबर बनना चाहता हूँ कि नए काम भी करके दिखाऊँ मैं। और एक्सपीरियंस और अपने तजर्बाकारी की बुनियाद पे लोगों ने मुझे चुना। मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे साथियों ने, मेरी पार्टी ने मुझे मजबूर किया, लड़ो। मलक लड़ रहा है, एजाज खान लड़ रहा है, कौन सी पार्टी है जो नहीं लड़ रही है? अपनी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, बीजेपी के तो दुनिया भर के लोग पड़ गए हैं टूट के। वो समझते हैं कि यही मेला है जो लूट लो, मेले में से जलेबियाँ लूट के ले जाओ, लेकिन जलेबी टेढ़ी होती है। इस बार नज़र आ जाएगा उनको, आसमानी तारे नज़र आएंगे कैसे। जलेबी आप खाने वाले हैं इस बार? जलेबी के साथ हम कुछ और भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे भी लोग। कांग्रेस वाले लड्डू खिलाएंगे?
कांग्रेस भी एक जमात है यार, उसका भी एक रोल रहा है पूरे देश के अंदर। लेकिन जिला हेडक्वार्टर में वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा इसे भाजपा वालों ने कांग्रेस का मिटाने का नाम किया, बहुत मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटता है ये। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़े बड़े लीडर हैं, उनके नाम नहीं मिटते हैं। ये जितना मर्जी कोशिश करें आखिर वो फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो ये वक्त की बात होती है, भगत की घड़ी है, कभी एक भी उस पर बजता है और फिर दोबारा उसके ऊपर 12 भी बजते हैं। तो ये चलता रहता है। दिस इज ए वन कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज़ टू बी कैरीड ऑन, नो प्रॉब्लम। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच, गॉड मे ब्लेस यू एंड आई होप। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ तमाम वोटरान से, खासतौर पर मेरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, भाइयों और बहनों, ये मोदी वाले नहीं हैं। सच्चे दिल से मैं आपके ऊपर एतकाद रखता हूँ, ये आपका एतमाद लेना चाहता हूँ। मुझे वोट दीजिए, जिताइए और देखिए मैंने पहले भी आपकी काया पलट की थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं काया पलट करके दिखाऊंगा। वक्त दिखाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो काया पलट करने का दावा इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि इस बार हम जलेबी के साथ लड्डू भी खाने वाले हैं कांग्रेस की मदद से। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।